नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने इंडियन हिस्ट्री का चौथा चैप्टर है हमारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, इंडिया इन अ 6th सेंचुरी BC। आपका 6ठी शताब्दी पूर्व में भारत की सभ्यता किस प्रकार की थी, इस चैप्टर में कंप्लीट आप जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। महाजनपदों का उदय, हेडिंग है हमारी महाजनपदों का उदय। आर्य जातियों के परस्पर विलीनीकरण से जनपदों का विस्तार हुआ और महाजनपद बने। महाजनपदों ने अब ईसा पूर्व 6ठी सदी में राज्य विस्तार किया। इसके साथ ही कला कौशल की अद्भुत अभिवृद्धि, धन धान्य की समृद्धि, व्यापार वाणिज्य का चमत्कारपूर्ण उत्कर्ष सामने आया। यही कारण है कि भारत के राजनीतिक और इतिहास का प्रारंभ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। 6ठी शताब्दी के आसपास पूर्व उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार लोहे के व्यापक प्रयोग के कारण अतिरिक्त उपज होने लगी तथा आर्थिक परिवर्तन हुए, जिसके कारण व्यापार और वाणिज्य को बल मिला। लोहे के हथियारों के प्रयोग से क्षत्रिय वर्ग की शक्तियों में अपार वृद्धि हुई। इन परिवर्तनों के कारण ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी और क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा। परिणामतः उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपदों में परिवर्तन हो गए। आगे महाजनपदों की कुल संख्या आपसे पूछी जाए तो 16 थी। इनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। इसमें मगध, कौशल, वत्स्य और अवंत सर्वाधिक शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों में असमक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था और इन 16 महाजनपदों में वज्र और मल्ल गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। आपके ऐसे पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा जनपद था जिसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी और शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, है ना। तो बज्जी मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ओनली बज्जी मंत्र में 16 महाजनपद थे, उसमें से खाली बज्जे, है ना, और सभी में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी आपकी। महापरिनिर्माण सूत्र में 6 महानगरों की सूचना मिलती है, जैसे चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी तथा साकेत। इस काल में मगध ने अन्य महाजनपदों को जीतकर मगध साम्राज्य का निर्माण किया। महाजनपद और राजधानी काशी, वाराणसी। काशी की राजधानी आपकी ये 16 महाजनपद हमारे, उसकी राजधानियाँ। काशी की राजधानी आपकी वाराणसी थी। कौशल की श्रावस्ती, अयोध्या, फैजाबाद वर्तमान में है। अंग, चंपा और भागलपुर और मुंगेर जिला बिहार में है। मगध आपका राजगृह गिरिव्रज दक्षिणी बिहार में। वज्र आपकी वैशाली उत्तरी बिहार। मल्ल आपकी कुशीनगर प्रथम भाग। पावा द्वितीय भाग पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर देवरिया क्षेत्र मल्ल क्षेत्र में आता है। चैत्य आपका सौतिथ्यवती या सुक्तमती आधुनिक बुंदेलखंड। वत्स्य की अगर बात करें कौशाम्बी, इलाहाबाद और बांदा। पांचाल आपकी उत्तरी पांचाल अहछत्र, रामनगर, बरेली और दक्षिणी पांचाल कामपिल्य, फर्रुखाबाद। ये आपकी फर्रुखाबाद पूछा जाए आपका तो पांचाल महाजनपद के अंतर्गत आता था। मत्स्य जनपद में अगर पूछा जाए कौन सा स्थान आता है तो विराटनगर अलवर भरतपुर राजस्थान वाला जिला विराटनगर में था। सूरसेन आपका
मथुरा आधुनिक ब्रजमंडल में आता है। आपका अस्मक आपके पोतना पोटली दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। अवंत आपका उत्तरी उज्जैनी दक्षिणी महस्मृति। गांधार आपका तक्षशिला पेशावर और रावलपिंडी पाकिस्तान। और कंबोज आपका राजपुर हाटक कश्मीर में। और कुरुक्षेत्र आपका इंद्रप्रस्थ मेरठ दक्षिण पूर्वी हरियाणा। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य आपका विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता है जो वज्र संघ की राजधानी थी। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। चार शक्तिशाली महाजनपद थे, मगध, कौशल, वत्स्य और अवंत। ये चार मगध, कौशल, वत्स्य और अवंत। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना गुप्त काल के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। पूछा जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो आपके गुप्त वंश के संस्थापक थे, कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। विश्व का सबसे प्राचीनतम वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र था, वर्तमान में पटना जिसका नाम है। अंगुत्तर निकाय में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। आपके पूछा जाएगा 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, तो आपके अंगुत्तर निकाय में। पहला महाजनपद था आपका काशी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी और सोमनंद जातक से ज्ञात होता है कि मगध, कौशल और अंग के ऊपरी काशी का अधिकार था। काशी का सबसे शक्तिशाली राजा पूछा जाए आपसे तो बृहदत्त था, जिसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी। अगला है कौशल महाजनपद की राजधानी आपकी श्रावस्ती थी। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। यह राज्य भारत उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक, पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला था। कौशल महाजनपद। अगला महाजनपद था आपका अंग राज्य की राजधानी चंपा थी। बौद्ध धर्म के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती है, जिसे महापरिनिर्वाण सुत। चंपा के अतिरिक्त अन्य 5 महानगर के नाम राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और बनास दिए गए हैं। प्राचीन काल में चंपा नगरी वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध थी। अगला महाजनपद आपका मगध था। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। कालांतर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। यह उत्तर भारत व सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था आपका। आगे देखते हैं। अगला महाजनपद आपका वज्र है। यह 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वज्र के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के पूर्व विदेह कुंडग्राम के यज्ञतक विशेष रूप से सिद्ध थे और बुद्ध के समय में यह शक्तिशाली संघ था। अगला महाजनपद मल्ल था। वज्जी संघ के समान यह भी संघ था, जिसमें पावा और कुशीनारा के मल्लों की शाखाएं सम्मिलित थीं और कुश जातक में ओकाका को यहाँ का राजा बताया गया। चैत्य आपका महाजनपद था। इसकी राजधानी शक्तमती आपकी या सौतिथवती थी और महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया।
चेतीय जातक में यहाँ के एक राजा का नाम उपचर मिलता है। क्या मिलता है? उपचर। कौन से महाजनपद में? चेत या चेत में। अगला महाजनपद आपका था बत्तस्य महाजनपद। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, आपकी उत्तर प्रदेश में है। बौद्ध काल में यहाँ पौरव वंश के शासक था, जिसका शासक उदयन था। पुराणों के अनुसार उदयन के पिता परमपत ने अंग की राजधानी चंपा को जीता। अगला जनपद आपका कुरु। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्य था। अगली राजधानी है पांचाल। प्रारंभ में इसके दो भाग थे, उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी अहिच्छित्र तथा दक्षिणी पांचाल इसकी राजधानी काम्पिल्य थी। मत्स्य की अगर बात करें, यहाँ की राजधानी विराटनगर थी, जिसका संस्थापक विराट नामक राजा ने की थी। बुद्ध काल में इस राज्य का कोई राजनीतिक महत्व नहीं था। अगला महाजनपद सूरसेन था आपका। इसकी राजधानी मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी आपकी? मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई और इसकी राजधानी मैथोरा कहते थे। बौद्ध काल में यहाँ का राजा अवंतपुर था, जो बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक था। अगली राजधानी महाजनपद था आपका अस्मक। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। इसकी राजधानी पोतन और पोटली थी। पुराणों से पता चलता है कि अस्मक के राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाक वंशी शासकों ने की थी। अगला महाजनपद अवंती था। उत्तरी अवंत की राजधानी बज्जेनी तथा दक्षिण अवंती की राजधानी महेशमती थी। राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृश्यों से उज्जैनी प्राचीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ लोहे की खानें भी थीं। ये आपका इंडिया का मैप देख लीजिए। ये यहाँ पे यहाँ देखो, ये काबुल नदी है आपकी, ये गांधार, और ये आपकी झेलम नदी, ये तक्षशिला था, ये चिनाब नदी आपकी, ये ब्यास नदी, रावी नदी और सतलज नदी, यहाँ सिंधु नदी। यहाँ पे कुरुक्षेत्र था आपका, यमुना नदी है, ये हस्तिनापुर, और ये पावल और गंगा नदी कौशल महाजनपद ये था। यहाँ पे वैशाली यहाँ थी आपकी, बज्जी जनपद यहाँ था, अंग जनपद यहाँ पे था आपका, मगध जनपद यहाँ पे था, राजगृह आपका ये इस स्थान पे था, और सोन नदी और महानदी गोदावरी और ताप्ती नर्मदा उज्जैन और अवंती महाजनपद ये था आपका। ब्रह्मपुत्री नदी ये है आपकी, और गोदावरी नदी ये है। ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। गोदावरी कृष्णा हो गई आपकी, तुंगभद्रा नदी हो गई, और पेन्नार नदी हो गई आपकी, और कावेरी नदी हो गई। ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। ये लक्षद्वीप है आपका, और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ अरब सागर है। इन चीज़ों को आपको मैप पे याद होना चाहिए कि कौन सा स्थान किस स्थान पर है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपकी कावेरी नदी उत्तर भारत की नदी है या दक्षिण भारत की, तो प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत की नदी कावेरी नदी है। आगे चलते हैं। बौद्ध के समय गणतंत्र। बौद्ध काल में 16 महाजनपद के अलावा गंगा घाटी में कई गणतंत्र के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। बौद्ध के समय में 10 गणतंत्र थे, जो इस प्रकार हैं आपका। कौन कौन से हैं? कपिलवस्तु के शाक्य और सुमारा के भग्ग। कुछ अन्य स्रोतों में इसका नाम सुसभारगिरी एवं
सुमगिरी भी मिलता है। अलकप्प के बुली या पे केशपुत्र के कलाम, बुद्ध के गुरु अलार कलाम इसी से संबंधित थे। राम ग्रह के कौलीय आपके कुशीनारा के मल्ल, आपके पावा के मल्ल, और पिपल्य वन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य मिथिला के विदेह। कपिलवस्तु के शाक्य अगली हेडिंग है, कपिलवस्तु के शाक्य। इनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। इसे शाक्यवंशी सुकीर्त ने प्रतिस्थापित कराया था। कपिलवस्तु के अतिरिक्त इस गणराज्य में अन्य अनेक नगर थे। चातुमा और सामगाम और खोम-दुस्त और शिलावती और नगरक और देवदेह आदि सख्त लोग अपनी जाति के बाहर अपनी कन्याओं का विवाह नहीं करते थे। गौतम बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। कौन से? कपिलवस्तु के शाक्य में, है ना, हुआ था। इस राज्य का विनाश कौशल नरेश विड्डूडभ द्वारा किया गया। अगली हेडिंग है हमारी सुमारा के भग्ग। इसकी स्थिति का अनुभव वर्तमान चुनार मिर्जापुर जिले से किया गया है। ऐसी मान्यता है कि भग्ग ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लिखित गर्भ वंश से संबंधित थे। अलकप्प के बुली, इसकी राजधानी बेतिया या बेठ द्वीप थी। बुली लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आधुनिक स्थानों की दृष्टि से यह राज्य बिहार प्रांत की शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर जिलों के बीच स्थित था। और केशपुत्र के कलाम। वैदिक साहित्य से पता चलता है कि कलामों का संबंध पांचाल जनपद के केसियों के साथ था। आचार्य अलार कलाम इसी राज्य से संबंधित थे। उल्लेखनीय है कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग के बाद आचार्य अलार कलाम से सांख्य दर्शन की दीक्षा प्राप्त की थी। रामग्राम की कौलीय, आपके कौलियों की राजधानी रामग्राम की पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की गई। और कौलीय गढ़ के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। कुशीनारा के मल्ल। लक्ष्मी नारायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल का वंशज कहा गया। पावा के मल्ल। पावा आधुनिक कुशीनगर जिले में स्थित पडरौना नामक स्थान था। मल्ल लोग सैनिक प्रवृत्ति के थे। और पिपली वन के मौर्य किंवदंती है कि मोरों के प्रदेश के निवासी होने के कारण इन्हें मौर्य कहा गया। और मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द बना। और चंद्रगुप्त मौर्य इसी वंश में उत्पन्न हुए थे। किस वंश में? आपके मौर्य वंश में, है ना। अगली हेडिंग वैशाली के लिच्छवी। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली राज्य था। लिच्छवी वज्र संघ में सर्व प्रमुख था। इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसाढ़ नामक स्थान में स्थित थी। महाबग्ग जातक में वैशाली को एक धनी या समृद्धशाली और धनी आबादी वाला नगर कहा गया। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कूटाग्रशाला का निर्माण कराया था, जहां रहकर बौद्ध ने अपने उपदेश दिए। लिच्छवी का राजा चेटक की पुत्री छलना का विवाह मगध नरेश बिंबुसार के साथ हुआ। और महावीर की माता त्रिशला
उसकी बहन थी। पूछा जाता है कि चेटक की जो राजा चेटक की पुत्री कौन थी? आपकी चेलना। इसका विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था, है ना। महावीर की माता त्रिशला इनकी बहन थी। अगली हेडिंग है मिथिला के विदेह। यहाँ के राजा जनक कौन? जनक अपनी शक्ति और दार्शनिक ज्ञान के लिए सुप्रसिद्ध थे। इनकी राजधानी मिथिला की पहचान वर्तमान जनकपुर से की जाती है। अगली हेडिंग है हमारी मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस प्रकार हुआ? मगध का परिचय। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह बुद्ध काल और परवर्ती काल में उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली समृद्ध जनपद था। इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना, गया जिले शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिजा थी। बाद में राजगृह बनी जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ और जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। भौगोलिक स्थिति देख लीजिए। मगध की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की राजधानी कालांतर में पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। विस्तृत उपजाऊ मैदान, कृषि में लोहे और नवीन तकनीकी का प्रयोग, वन क्षेत्र और हाथियों की उपलब्धता और खनिज संसाधनों की उपलब्धता, व्यापार की अनुकूल दशा और प्राकृतिक सुरक्षा ने मगध के उनमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। मगध राज्य ने तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, मत्स्य और अवंती को मिला लिया। इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया। मगध साम्राज्य की इतिहास से भारत के इतिहास का एक नया युग शुरू होता है, जिसे मगध के उत्कर्ष के नाम से जाना जाता है। मगध राज्य के राजवंश, प्रमुख राजवंश कौन कौन से हुए मगध राज्य में, ये देख लीजिए। संस्थापक आपके हर्यक वंश। मगध राज्य में हर्यक वंश हुआ है 544 ईस्वी से 412 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व ये हर्यक वंश रहा था। इसके संस्थापक आपके बिंदुसार थे। इसकी राजधानी राजगृह या गिरिवृज पाटलिपुत्र थी। प्रमुख शासक देख लीजिए। बिंदुसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक बिंबसार रहा था। बिंबसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था, जिसे मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य की बागडोर संभालने वाले बिंबसार ने लगभग 52 वर्ष तक शासन किया। इसके शासनकाल में मगध के विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। इसका अन्य नाम आपकी श्रेणिक था। जैन साहित्य में बिंबसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी और इसका विस्तार किया। उसने 3 विवाह किए। प्रथम पत्नी महाकौशल देवी थी, जो कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन थी। इनके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला, जिससे 1 लाख की वार्षिक आय होती थी। दूसरी पत्नी वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी चेलना या छलना थी, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ। तीसरी पत्नी आपकी क्षेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी और बिंबसार को वैवाहिक संबंधों से बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली और मगध को पश्चिमी और उत्तर की ओर विस्तारित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योतक से मित्रता कर ली और तथा अपने राजवैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा। बिंबिसार की हत्या करके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र, पूछा जाता है कि बिंबिसार की हत्या किसने की, तो उसी के पुत्र ने की थी। किसने की? आप अजातशत्रु ने कर दी और वह 492 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अजातशत्रु आया, फिर अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी, अपने ही पिता की। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसन्नजित से युद्ध हुआ और प्रसन्नजित की पराजय हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया। प्रसन्नजित ने अपने पुत्री बाजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया। अजातशत्रु का उपनाम कुडिक था। अजातशत्रु जैन मतानुयायी था। पूछा जाता है कि अजातशत्रु किस धर्म को मानता था, जैन या बौद्ध? तो जैन धर्म को मानता था। अजातशत्रु का लिच्छवियों से युद्ध हुआ। अपने कूटनीतिक मित्र वस्कार की सहायता से उसने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की। यह युद्ध में अजातशत्रु ने रथ, मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। बाद में काशी और वैशाली दोनों मगध के अंग बन गए। अजातशत्रु के समय में ही राजगृह की सप्तपर्णे गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया और पुराणों के अनुसार 32 वर्षों तक शासन करने के बाद अजातशत्रु अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया। मतलब कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की मृत्यु की थी और उसी के पुत्र, अजातशत्रु का पुत्र उसका उदयन पुत्र था और उदयन ने उसकी मृत्यु कर दी। मतलब जब आप अपने पिता को मार दोगे तो मतलब क्या प्रभाव तो पड़ेगा भाई, है ना। और उसके पुत्र ने उसकी मृत्यु कर दी, अजातशत्रु की, उदयन ने। अगला फिर शासक आया उदयन। उदयन 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक रहा। पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की तथा उसने अपनी राजधानी बनाया। वह जैन मतानुयायी था। मतलब इसका पिता भी जैन मतानुयायी था और ये उदयन भी जैन धर्म को मानता था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। इसको उसके आमात्य शिशुनाग ने पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव रखी। अगला वंश आया आपका शिशुनाग वंश, 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। इस वंश का संस्थापक आपका शिशुनाग था। पूछा जाता है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, तो शिशुनाग ही था को माना जाता है। इसी के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा। प्रमुख शासक इसमें शिशुनाग वंश के शासक कौन कौन से रहे हैं? शिशुनाग 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व। इसने अवंती तथा बतस राज्य की अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसने वैशाली को राजधानी बनाया। इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग सम्मिलित था। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। कालाशोक
394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व। इसका नाम पुराण शिशुनाग वंश में ही था ये कालासुक। पुराण और दिव्यावादन में काकवर्ण मिलता है और इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसने 28 वर्षों तक शासन किया कालाशोक ने। इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसी समय बौद्ध धर्म दो भागों आपकी स्थविर और महासंघिक में बट गया। बाणभट्ट चरित्र आपकी हर्ष चरित्र बाणभट्ट के द्वारा रचित रचना है के अनुसार काकवर्ण की राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापदम नंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। किसकी? कालाशोक की। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे। कितने पुत्र थे इसके? 10 पुत्र थे, जिन्होंने कालाशोक की मृत्यु 366 ईसा पूर्व के बाद मगध पर 22 वर्षों तक लगभग 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। नंदवंश 344 ईसा पूर्व से 324 से 23 ईसा पूर्व तक इसके संस्थापक थे महापदम नंद। प्रमुख शासक नंदवंश के शासक कौन कौन से रहे थे? महापदम नंद पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापदम नंद शूद्र था। उसमें महापदम नंद को सर्व क्षत्रियों का नाश करने वाला था भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया। इसने एक छत्र शासक की स्थापना की और एक राट की उपाधि धारण की। महापदम नंद के 8 पुत्र थे। घनानंद भी इसका पुत्र था। पूछा जाता है कि घनानंद किसका पुत्र था? तो आपके महापदम नंद का पुत्र था घनानंद, जो नंद वंश का अंतिम संस्थापक था। नंद वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? तो कौन था? घनानंद। घनानंद को किसने मारा था? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त ने। घनानंद यह सिकंदर का समकालीन था। इसके समय में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था और ग्रीक यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है। घनानंद ने जनता पर बहुत से कर आरोपित किए, जिससे जनता असंतुष्ट थी। घनानंद के दरबार में चाणक्य तक्षशिला के आचार्य थे। चाणक्य आए थे। वह घनानंद के द्वारा अपमानित किए गए थे और तभी से घनानंद को गद्दी से उतारने की प्रतिज्ञा कर ली थी चाणक्य ने कि मैं कुछ भी करूं, इस घनानंद को जमीन पे लाके पटकूंगा। तभी उन्होंने चाणक्य ने आपके मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करने के बाद में उसको गद्दी से नीचे गिरा दिया घनानंद को चंद्रगुप्त के द्वारा। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी थी। किसने? चंद्रगुप्त ने। 322 ईसा पूर्व में मौर्य शासन में मगध साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया है ना। यहाँ देख लीजिए, मगध के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी कारक सुविधाजनक भौगोलिक स्थिति, जिसमें गंगा के मैदान पर नियंत्रण संभव हो सका और तांबे और लोहे
की खानों से निकटता से बेहतर उपकरण और हथियारों के लिए आवश्यक थे। जलोढ़ मिट्टी का जमाव जो कृषि के लिए मजबूत आधार प्रदान करता था। मगध की दोनों राजधानियां राजगृह और पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थीं। राजगृह पहाड़ियों से घिरी थी और शत्रुओं से पूरी तरह से सुरक्षित थी। पाटलिपुत्र गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर स्थित थी, अतः यह जल दुर्ग से सुरक्षित थी। दक्षिणी बिहार में गया के घने जंगल से इमारती लकड़ी और सेना के लिए हाथी प्राप्त होते थे। यही कारण था कि मगध ने पहली बार युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था। वंश का नाम, राजा का नाम, शासन काल। यहाँ पहले हर्यक वंश आया था। ये 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। इसमें 3 शासक रहे थे। बिंदुसार रहा था, बिंबसार रहा था। बिंबसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी थी, इसका पुत्र था। और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी, उसके उत्तराधिकारी थे। और आपका बिंबिसार का शासनकाल 52 वर्ष तक रहा था, 544 से 492 ईसा पूर्व तक। और अजातशत्रु आपका ये 32 वर्ष तक का शासनकाल रहा था, 492 से 460 ईसा पूर्व। और ये उदयन का शासनकाल 48 वर्ष का था, 460 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। फिर अगला वंश आया था आपका शिशुनाग वंश। ये 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक रहा था। इसमें 3 शासक रहे थे। शिशुनाग ये 18 वर्षों तक रहा था, 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व। फिर काकवड़ आया था, इसे कालाशोक भी के नाम से जाना जाता है। कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगति भी हुई थी। इसका शासनकाल 28 वर्षों तक रहा था, 394 से 366 ईसा पूर्व। और काकवड़ के 10 पुत्र थे। ये 22 वर्ष तक इसका शासनकाल रहा था, 366 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। फिर अगला वंश आया था नंद वंश, 444 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व। ये महापद्म नंद और उसके 8 पुत्र थे, है ना। 8 पुत्रों में घनानंद भी नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद रहा था, बहुत क्रूर शासक था। और ये आपका महापद्म नंद वंश आपका 21 वर्षों तक चला था। ये 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक रहा था। ये दोस्तों आपको ये थ्योरी आपकी कंप्लीट होती है। अब हम प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं और आपको इसमें ये महसूस होगा कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की प्रकृति हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई बहनों को शेयर करें। यहाँ पे एक सूची फर्स्ट दे रखी है, सूची सेकंड दे रखी है और मिलान महाजनपद और राजधानी दे रखी है। महाजनपद आपके 16 थे और 16 महाजनपदों में से 4 महाजनपद दे रखे हैं और उसकी राजधानी एक तरफ दे रखी है। आपको सूची को मिलान करना है। मत्स्य जनपद, आपका मत्स्य जनपद कहाँ था? आपका मत्स्य जनपद ये राजस्थान में अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र मत्स्य जनपद में आता था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। कौन सी थी? विराटनगर। कुरु जनपद आपका, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और सूरसेन जनपद जो था आपका मथुरा में था, मथुरा क्षेत्र में। और अस्मक आपका जो महाजनपद जो था इसकी राजधानी क्या थी? पोतन। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 पहाड़ियाँ की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं पूछा जा रहा है। बरावर की पहाड़ियों से संबंधित कथन दे रखे हैं, इनको आपको पहचानना है और सही प्रश्न का उत्तर देना है। बरावर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं।
बराबर की पहाड़ियों पर क्या कुल 4 गुफाएं हैं, आपको बताना है। और अगला है आपका 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं आपके बराबर की पहाड़ियों पर। आगे देखते हैं। सी ऑप्शन है हमारा, ये अभिलेख इन गुफाओं में गुफाओं को आजीविकाओं में समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ये डी ऑप्शन है, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बराबर की पहाड़ियां हैं वो 6ठी ईसा पूर्व की पहाड़ियां हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। तीसरा प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। ये आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। बी ऑप्शन राजस्थान हो जाएगा, बुंदेलखंड नहीं है, रोहिलखंड नहीं है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ये बिंदुसार के दरबार बिंबसार के दरबार से संबंधित था। ए ऑप्शन ये यूपी पीसीएस प्री मीन्स में पूछा गया सवाल है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं भी इसी कारण मारा गया? आपके मगध का शासक था कौन? बिंबसार। बिंबसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी और उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। आपके यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया सवाल है ये। मगध शासक बिंबसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। कौन सा था आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवक। मनु नहीं था, शीलभद्र नहीं था, विजयसेन नहीं था। ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, जीवक। अगला प्रश्न है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग। उपयुक्त में से एक से अधिक। प्राचीन महाजनपद जो थे मगध, पहले इसकी पाटलिपुत्र बनाई गई थी, फिर वैशाली बनाई गई थी, फिर पाटलिपुत्र बनाई गई थी, है ना। तो इसमें से एक से अधिक हो जाएंगे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध जनपद की राजधानी आपकी सी ऑप्शन हो जाएगा, राजगृह प्रारंभिक राजधानी थी। ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? अजातशत्रु के वंश का हर्यक वंश से संबंधित थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? महाजनपदों के बारे में कथन दे रखे हैं, स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको सही बताना होगा। सभी महाजनपद अल्पतंत्री थे जहां शक्ति का प्रयोग लोगों के लिए एक समूह द्वारा किया जाता था। ये गलत है। सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे। नहीं, पूर्वी भारत में नहीं, पश्चिमी भारत में भी थे, दक्षिणी भारत में भी एक था और अधिकतर पूर्वी भारत में स्थित थे और उत्तरी भारत में भी स्थित थे। ये भी गलत कथन हो जाएगा। 16 महाजनपद थे आपके। महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे, ये भी गलत है। महाजनपद सेना रखते थे, राजा था महाजनपद का, है ना। तो वो सेना नहीं रखेगा तो शासन कैसे करेगा? तो ये भी गलत हो जाएगा। बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया है, बिल्कुल सही है। ये भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सूची दे रखी है आपकी, सूची एक, सूची दूसरी। एक तरफ प्राचीन जनपद दे रखा है, उसकी राजधानी आपको बतानी है, सूची को मिलान करना है। कुरु जनपद की राजधानी आपकी प्राचीन जनपद था, इसकी कुरु जनपद की इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की आपकी अहिच्छत्र थी और कौशल की आपकी राजधानी ये श्रावस्ती थी और बतस्थ की राजधानी कौशाम्बी थी। तो इससे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे? तो ए का चौथा है, ए का चौथा 2 जगह मिल रहा है और सी का पहला मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? ये उज्जैन का प्राचीन नाम पूछा जा रहा है, तो अवंतिका था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंद्रप्रस्थ नहीं था, तक्षशिला भी नहीं था, पाटलिपुत्र नहीं था, अवंतिका। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था?
तो मगध जनपद था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गांधार नहीं था, कंबोज नहीं था, सूरसेन भी नहीं था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपके अभ्यास प्रश्न मुख्य परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार के देख लीजिए। 600 से 300 ईसा पूर्व में मानव के सामाजिक आर्थिक विकास में लौह खनिज की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये यूपी पीसीएस 2019 में पूछा गया सवाल है। दूसरा प्रश्न बनता है इसमें, मगध महाजनपद के उत्कर्ष में प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। अगला, द्वितीय नगरीकरण के उदय में केवल लौह औद्योगिकी के एकमात्र कारक नहीं, स्पष्ट कीजिए। बौद्ध के समय के गणतंत्र और उसके शासन प्रणाली पर प्रकाश डालिए। बुद्ध युग में हमें किस प्रकार के सामाजिक बदलाव देखने को मिलते हैं, इस पर प्रकाश डालिए और बताइए कि इस पे किस प्रकार से बौद्ध धर्म भारत में प्रभावी रहा था। ये इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षाओं में, पीसीएस और आपका स्टेट लेवल की जितने भी अधिकारी लेवल की प्रशासनिक स्तर की परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, उसमें आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। और आप देख रहे होंगे कि बदलते पैटर्न के अनुसार अगर डीप में नहीं पढ़ते हैं आप, तो आप अपने आप को एग्जाम से बाहर ही समझ लीजिए। इस वजह से आपको दोस्तों आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा और आपको सिलेक्शन के नज़दीक आप पहुंच जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं।